दोस्तों, भीषण गर्मी में एक व्यक्ति अपने हाथों में चाकू थामे हुए था और इस चाकू की सहायता से वो व्यक्ति खुद अपना ही हाथ काटने वाला था, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि यदि उस व्यक्ति को जिंदा रहना है तो खुद के हाथ को काटकर अपने जिस्म से अलग करना ही होगा। यदि आप इस कहानी को संपूर्ण रूप से जानने के इच्छुक हैं तो आज के इस वीडियो से अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जो साहस, दृढ़ संकल्प और जीवन जीने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। ये कहानी न सिर्फ रोमांच और विवरण से भरपूर है, अपितु आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी, इसलिए धीरज की डोरी थामे रखिएगा। दोस्तों, वर्ष 1985 की शुरुआती सर्दियां पड़ रही थी और इस दौरान पेरू देश के इंडीज पर्वत की एक विशाल चोटी जिसे सिवला ग्रांडे कहा जाता है और जिसकी ऊंचाई 6344 मीटर है के ठीक सामने दो युवा ब्रिटिश पर्वतारोही सीना ताने खड़े थे। इन पर्वतारोहियों का नाम था जो सिम्पसन और साइमन येट्स। ये दोनों पर्वतारोहण का न सिर्फ लंबा अनुभव रखते थे बल्कि एक दूसरे के बहुत ही पक्के दोस्त भी थे। और आज जिस चोटी के सामने ये दोनों दोस्त खड़े हुए थे, उस चोटी की चढ़ाई इनके लिए इतिहास रचने का एक मौका थी, क्योंकि कोई भी इंसान आज तक सिवला ग्रांडे के पश्चिमी मुख की ओर से नहीं चढ़ सका था। खैर, ये दोस्त यानी सिम्पसन और येट्स चढ़ाई शुरू करते हैं और लगातार 3 दिनों के अथक संघर्ष, शून्य से नीचे के तापमान तथा बर्फीली हवाओं से जूझने के बाद उन्होंने आखिरकार शिखर पर विजय प्राप्त की। किंतु उनकी खुशी क्षणिक थी। जैसे ही ये दोस्त शिखर पर पहुंचे, मौसम हद से ज़्यादा बेरहम हो गया, जिस वजह से सिम्पसन और येट्स ने तुरंत नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी वापसी की यात्रा उनकी योजना अनुसार नहीं चल सकी। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक बर्फीले ढलान से उतरते समय सिम्पसन का संतुलन बिगड़ गया एवं एक भयानक चीख के साथ वो फिसलते हुए खाई के भीतर जा गिरे। नीचे गिरते समय उनकी टांग जोरों से बर्फीली चट्टान से टकराई, जिस वजह से सिम्पसन की टांग के निचले हिस्से की हड्डी कई स्थानों से टूट गई। उनकी हड्डी मांस को चीरकर बाहर आ चुकी थी और वो भयानक दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। अपने दोस्त को इस हालात में देखकर येट्स ने तुरंत मदद की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने हाथों के जोर से सिम्पसन को बाहर तो खींच लिया, परंतु सिम्पसन की टांग टूटने के कारण वो चल नहीं पा रहे थे। वहीं खराब मौसम की वजह से इन दोनों दोस्तों का पर्वत से नीचे बेहद जल्द उतरना जरूरी था, अन्यथा उनका शरीर ही जम जाता। आपको बता दूं कि पर्वतारोहण के नियमों के अनुसार यदि आपका साथी गंभीर रूप से जख्मी है तो आप उसे अकेला छोड़कर नीचे उतर सकते हैं, ताकि कम से कम आप खुद की तो जान बचा सकें। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत एवं अनैतिक नहीं माना जाता, परंतु येट्स का दिल इस विचार को मानने हेतु तैयार नहीं था। वो सिम्पसन को अकेला छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए येट्स ने अपने और सिम्पसन की रस्सी को जोड़ा तथा वो अपने दोनों हाथों से घसीटते हुए सिम्पसन को नीचे उतारने लगे। ये कोई सामान्य बचाव प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये दो दोस्तों की दोस्ती का इम्तहान था। परंतु अफसोस के दोस्ती हार गई। येट्स एक एक इंच करके रस्सी को खींच रहे थे, परंतु जल्द ही सिम्पसन बेसुध हो गए। सिम्पसन का शरीर येट्स से इतनी दूरी पर था कि वो अपने दोस्त को देख भी नहीं पा रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। भयंकर बर्फीला तूफान जिस्म से खाल उतार रहा था। इस दौरान येट्स को पता ही नहीं चला कि कब सिम्पसन का बेसुध शरीर एक खाई में लटक चुका है। येट्स ने अपना पूरा जोर लगाया, पर वो सिम्पसन को खींच नहीं पा रहे थे। उनके हाथ सुन्न पड़ चुके थे और उनके थके हुए शरीर में अब ताकत भी तो नहीं बची थी। येट्स को रस्सी पर पड़ रहे एक स्थिर खिंचाव से यह एहसास हुआ कि शायद सिम्पसन अपने प्राण गंवा चुका है। असल में यदि आप किसी जिंदा व्यक्ति को रस्सी से खींचोगे तो आपको रस्सी में समय समय पर नई हलचल महसूस होगी, क्योंकि जिंदा व्यक्ति कोई ना कोई हरकत अवश्य करेगा। परंतु येट्स द्वारा खींची जा रही रस्सी बिल्कुल बेजान व्यवहार कर रही थी। ऊपर से सिम्पसन का शरीर खाई में भी लटक चुका था। इसके बावजूद भी एक उम्मीद की आस में येट्स लगातार 6 घंटों तक भीषण ठंड एवं भयंकर थकावट के बावजूद भी रस्सी पकड़े हुए बैठे रहे। पर अंततः वो समय आ ही गया जब उनका खुद का जीवन भी खतरे में आ चुका था। येट्स जानते थे
कि अगर उन्होंने अब भी रस्सी को नहीं काटा तो ठंड के मारे जमने की वजह से खुद उनकी मौत भी तय है। इसलिए येट्स ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपना चाकू निकाला और कांपते हाथों से रस्सी को काट दिया। अपने दोस्त को पहाड़ पर अकेला छोड़कर येट्स काफ़ी देर तक रोते रहे और उसके बाद उन्होंने नीचे की ओर अपना सफ़र वापस से शुरू किया एवं अनुभवी येट्स नीचे सही सलामत उतर भी आए। लेकिन इस कहानी का असल चमत्कार तो अब होना था। रस्सी कटने के कारण नीचे बर्फीली खाई के अंधेरे में 150 फीट की दूरी पर गिरने के बावजूद भी जो सिम्पसन चमत्कारिक रूप से जिंदा रहे। वो सिर्फ पिछले कई घंटों से बेहोश थे। नीचे गिरने के झटके ने उन्हें अचानक से होश में ला दिया और सिम्पसन ने खुद को एक घनी अंधेरी गुफानुमा खाई में पाया। सिम्पसन जल्द ही ये समझ गए कि उनका दोस्त उन्हें मरा हुआ मानकर नीचे उतर गया है और अब वो अपनी टूटी हुई टांग के साथ इस विशाल पर्वत पर अकेले हैं। सिम्पसन की टूटी टांग में दर्द इतना भयानक था कि वो लगातार चीखते हुए अपनी मां को पुकार रहे थे और शायद ये मां को पुकारने का ही नतीजा था कि अपनी टूटी हुई टांग को सिम्पसन ने घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने एक संकीर्ण दरार खोजी जिससे वो इस खाई से बाहर निकल सकते थे और वो खुद को घसीटते हुए खाई से बाहर भी निकल आए। लेकिन चुनौती अब और भी बड़ी थी। उन्हें बेस कैंप तक पहुंचना था जो कई किलोमीटर दूर था और कम से कम ऐसे हालात में इस लंबी दूरी को पार करना तो मुमकिन ही नहीं था। परंतु सिम्पसन ने हिम्मत नहीं हारी। बिना किसी भोजन, बिना पानी, असहनीय दर्द के बावजूद वो अगले 6 दिनों तक अपने शरीर को लिए बर्फीली घाटियों, पत्थरों और रेत पर रेंगते रहे। दर्द ने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया। वो बिना रुके रात एवं दिन लगातार घिसटते रहे। उनकी चमड़ी कई जगहों से कट गई, जूते फट गए, उन्हें अपने हाथ पैर भी महसूस नहीं हो पा रहे थे। इसके बावजूद भी सिम्पसन बिना रुके आगे बढ़ते रहे। सिम्पसन ने अपने आप से वादा किया कि वो इस पहाड़ पर नहीं मरेंगे और 6 दिनों तक लगातार रेंगने के बाद जब सिम्पसन का शरीर लगभग दम तोड़ चुका था तो उन्हें अपना बेस कैंप दिखाई दिया। वो अपने कैंप को देखकर चिल्लाने लगे, जहां सौभाग्य से उनके मित्र येट्स के साथ ही एक अन्य व्यक्ति रिचर्ड भी मौजूद थे। कैंप के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये दोनों जन जब बाहर आए तो सामने का नज़ारा उनकी आंखों को स्तब्ध कर देने वाला था। उन्हें पूरा यकीन था कि सिम्पसन मर चुका होगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्त सिम्पसन की याद में एक पत्थर भी जमीन में गाड़ दिया था। पर अब येट्स का दोस्त सिम्पसन मिट्टी, रक्त और आंसुओं से लथपथ उनके ठीक सामने पड़ा था। येट्स और उसके दूसरे साथी रिचर्ड ने तुरंत सिम्पसन को उठाया, उसे कैंप के अंदर लाए। दोस्तों, जो सिम्पसन जब बेस कैंप पहुंचे तो वो लगभग मौत के कगार पर थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उनकी टूटी हुई टांग की सर्जरी करने में काफ़ी मुश्किलें हुई। सिवला ग्रांडे की बर्फीली चोटी के कारण उनकी टांग की हड्डियों में कई गंभीर फ्रैक्चर थे और उन्हें 6 अलग अलग सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि वो अब कभी दोबारा पर्वतारोहण नहीं कर पाएंगे और शायद उन्हें जीवन भर ठीक से चलने में भी मुश्किल रहेगी। परंतु डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बावजूद जो सिम्पसन की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें हार नहीं मानने दी। जिस पर्वतारोहण ने सिम्पसन को लगभग मार डाला था, उसी के प्रति उनका जुनून अटूट था और दर्द सहते हुए भी वो लगातार चढ़ाई का अभ्यास करते रहे, जिस कारण मात्र 2 वर्ष बाद जो सिम्पसन फिर से पहाड़ों पर चढ़ाई करने लगे। सिम्पसन ने जीवन में कभी भी येट्स को रस्सी काटने के लिए दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वो भली भांति मानते थे कि येट्स के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। आज सिम्पसन करीब 65 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र बढ़ने के कारण अब वो पर्वतारोहण तो नहीं कर पाते, परंतु इतनी गंभीर दुर्घटना से गुजरने के बावजूद भी जो सिम्पसन वर्तमान में एक सक्रिय एवं अच्छा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ये समय मई 2003 का था। आरोन रेल्स्टन, जो कि एक 27 वर्षीय उत्साही पर्वतारोही थे, पश्चिमी अमेरिका के यूटा में स्थित एक संकरी घाटी जिसका नाम ब्लू जोन कैनियन था की तरफ खोजबीन करने निकले थे। अब विशेष बात यह थी कि रेल्स्टन के साथ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो बड़े ही एकांत पसंद इंसान थे। रेल्स्टन को अकेले घूमना, नई नई जगहों की टोह लेना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो कहते थे कि अकेले घूमने से उन्हें प्रकृति के साथ एक विशेष जुड़ाव महसूस होता है। ये भी एक समस्या थी कि रेल्स्टन इतने अधिक एकांत पसंद इंसान थे कि वो कहाँ घूमने जा रहे हैं इस बाबत भी किसी को जानकारी नहीं देते थे, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। ब्लू जोन घाटी के संकरे रास्तों पर वो बिना किसी को बताए
आगे बढ़े जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर रेलस्टन है कहाँ, लेकिन किसी को अपने इस मिशन के बारे में ना बताना रेलस्टन के लिए एक ऐसी चूक थी जो जल्द ही उनके जीवन का सबसे भयानक पछतावा बनने वाली थी। एक शांत दोपहर को घाटी के एक संकरे गहरे हिस्से से गुजरते समय रेलस्टन का कदम एक बड़े पत्थर पर पड़ा जो उनके पैर रखते ही फिसल गया। इस फिसलन के साथ ही रेलस्टन का संतुलन भी बिगड़ गया एवं वो पत्थर के साथ ही लुढ़कते हुए अगले कुछ ही पलों में लगभग 360 किलोग्राम भारी पत्थर एवं एक घाटी के दीवार के मध्य में बुरी तरह से फंस गए। रेलस्टन बड़ी ही जोर से चीखे, परंतु उनकी आवाज़ घाटी की दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ गई। वैसे भी वो घाटी दूर दूर तक सुनसान थी, ऐसे में उनकी चीखों को सुनने वाला वहाँ कोई दूजा नहीं था। रेलस्टन ने पाया कि उनका दाहिना हाथ कलाई के पास से उस विशाल पत्थर के नीचे इस तरह से दब चुका था कि वो हाथ हिला भी नहीं पा रहे थे। यानी रेलस्टन का सारा रोमांच एक ही पल में जीवन और मृत्यु के मध्य की क्रूर लड़ाई में बदल चुका था और उनके पास अपनी मदद के लिए कोई फ़ोन भी नहीं था। साथ ही किसी प्रकार की मदद आने की संभावना इसलिए भी नहीं थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर रेलस्टन है कहाँ। उनके इस अजीबोगरीब एकांत पसंद जीवन ने उन्हें एक कभी न समाप्त होने वाली मुसीबत में फंसा दिया था। आरोन रेलस्टन के लिए अगले 127 घंटे यूं ही पत्थर के नीचे हाथ फंसाए हुए गहरी मानसिक और शारीरिक यातना के मध्य में बीत गए। उनका दर्द एक अंतहीन सिलसिला बन चुका था। शुरुआत में उन्होंने शांत रहने का भरसक प्रयास किया। उस भारी पत्थर को उठाने एवं तोड़ने के लिए रेलस्टन द्वारा आसपास मौजूद छोटे पत्थरों से खूब प्रहार भी किए गए। उन्होंने अपनी रस्सी, पानी की बोतल और खुद के पास मौजूद छोटे चाकू का भी जी जान से इस्तेमाल करके देख लिया, परंतु विशाल पत्थर के सामने ये सब खिलौने थे। वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। हालांकि रेलस्टन के पास शुरुआत में एक बोतल पानी और कुछ चॉकलेट थी, किंतु ये सब भी अब खत्म होने वाला था। यानी रेलस्टन की हर उम्मीद अब पूरी तरह से हताशा में बदल चुकी थी। वो भारी अवसाद से घिर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने परिवार एवं उन सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्होंने उन्हें प्यार दिया था। जब रेलस्टन का पानी भी खत्म होने लगा तो कैन्यन की भीषण गर्मी उन्हें मौत की ओर धकेलने लगी। 5वें दिन तक रेलस्टन को मति भ्रम होने लगे थे। उन्हें अपने मर चुके रिश्तेदार दिखाई देने लगे और वो महसूस कर रहे थे कि अब उनकी आत्मा भी उनका शरीर छोड़ने वाली है। रेलस्टन ने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी, लेकिन तभी उनके मन में एक खूंखार विचार आया जिससे उनकी जान बच सकती थी, और वो विचार था अपने ही हाथ को काट डालना। रेलस्टन ने सोचा कि यदि उनका हाथ पत्थर के नीचे से निकल नहीं सकता तो वो अपने हाथ को यहीं छोड़कर खुद तो निकल ही सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाकर देखिए कि इस तरह का प्रयास कितना कठिन हो सकता है, परंतु रेलस्टन को यदि अपनी जान बचानी थी तो इस प्रयास को हर हाल में सफल भी बनाना था। 6ठे दिन की सुबह आरोन रेलस्टन को लगभग बेहोशी की हालात में एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। वो अपने भविष्य के बेटे को देख रहे थे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। इस सपने ने रेलस्टन के मन में अदम्य दृढ़ संकल्प पैदा किया। उन्होंने ठान लिया कि यदि उन्हें अपने भविष्य के बेटे से मिलना है तो यहाँ से निकलना ही होगा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी बाह को देखा जो पत्थर के भार की वजह से पड़ने वाले दबाव के कारण पूरी तरह से सूज चुकी थी। उनकी बाजू से नीचे का रक्त प्रवाह कट गया था, जिस वजह से हाथ के ऊतक भी मर चुके थे। यानी वैसे भी रेलस्टन का हाथ अब खराब हो गया था। ऐसे में अपने हाथ को काट डालने से बेहतर उन्हें और कोई उपाय नहीं लगा और उन्होंने ये कठिन कार्य शुरू कर दिया। परंतु प्रयास करने पर भी वो अपने मामूली चाकू से हाथ की हड्डी को नहीं काट सकते थे। इसका मतलब था कि उन्हें अपनी बाह की हड्डियों को किसी तरह से तोड़ना होगा। दर्द और चीख को दबाते हुए रेलस्टन ने अपने शरीर का सहारा लेकर खुद के हाथ को उस भारी पत्थर के दबाव वाले हिस्से से दूसरी ओर जोरों से मोड़ना शुरू किया। वो तब तक अपने हाथ को मोड़ते रहे जब तक एक भयानक कटाक की आवाज़ के साथ उनकी हड्डियां ना टूट गई। हमारे लिए ऐसे कठिन पलों की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है, परंतु रेलस्टन ने ये सब सहा। एक बार जब हड्डियां टूट गई तब उन्होंने अपने उस छोटे कमजोर चाकू से रगड़ते हुए खुद की खाल एवं मांसपेशियों को भी बर्बरता से काट डाला। हर मांसपेशी, हर नस को काटने से होने वाला तीव्र दर्द रेलस्टन के लिए भी असहनीय था, लेकिन उनके भीतर जीवन जीने की इच्छा हर दर्द से कहीं अधिक बड़ी थी। लगभग 1 घंटे तक चले इस भयानक और
अकेले संघर्ष के बाद आखिरकार आरोन रेल्स्टन अपने हाथ को पूरी तरह से काटकर अलग करने में सफल हो गए और करीब 127 घंटे बाद अब वो मुक्त थे। खून बह रहा था, शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी आत्मा विजय की भावना से भर उठी थी। उन्होंने अलविदा कहकर वहीं पत्थर के नीचे अपने कटे हुए हाथ को छोड़ दिया। हालांकि रेल्स्टन का संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें न सिर्फ एक संकरी दरार से बाहर निकलना था, बल्कि लगभग 11 किलोमीटर तक विभिन्न खाई एवं चट्टानी रास्तों को भी पार करना था, जिसमें कई स्थानों पर नीचे उतरने एवं चढ़ाई के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता थी। परंतु जिस इंसान ने हिम्मत दिखाकर खुद का हाथ ही काट डाला हो, उसके लिए तमाम मुसीबतें उतनी बड़ी नहीं थी। रेल्स्टन अपने खून बहते हुए हाथ से रस्सियों पर लगभग फिसलते हुए एवं रेंगते हुए सारे रास्तों को पार कर गए। उन्हें पता था कि वह जल्द ही अत्यधिक रक्तस्राव या शोक से मर भी सकते हैं, इसलिए रेल्स्टन लगातार बिना रुके चलते रहे और आखिरकार एक खुले मैदान में उन्हें एक डच पर्यटक परिवार मिल गया, जिन्होंने रेल्स्टन के हालात देखकर तुरंत मदद के लिए आपातकालीन कॉल की और उसके बाद शीघ्रता से एक हेलीकॉप्टर मदद हेतु भेज दिया गया तथा रेल्स्टन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच गई। भले ही वो अपना एक हाथ गंवा चुके थे, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आरोन रेल्स्टन खुद का अस्तित्व बचाए हुए थे। आज आरोन रेल्स्टन 50 वर्ष के हो चुके हैं और वो स्वस्थ हैं। वो अभी भी लंबी दूरी तय करते हैं एवं इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद वो आज भी सुनसान इलाकों में अकेले घूमने के अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। साथ ही रेल्स्टन एक वन्यजीव संरक्षण के तौर पर वकालत भी करते हैं और उनकी साहस से भरी कहानी के ऊपर ऑस्कर नामांकित एक फिल्म 127 आवर्स भी बन चुकी है। इस फिल्म में उनके साहस को पर्दे पर जीवंत किया गया है। दोस्तों, जो सिम्पसन और आरोन रेल्स्टन की सच्ची गाथाएं केवल पर्वतारोहण की दुर्घटनाओं की कहानी नहीं हैं, बल्कि ये मानव इच्छा शक्ति की सबसे कठोर इम्तिहान को दर्शाने वाली घटनाएं हैं। ये कहानियां सिद्ध करती हैं कि ताकत वास्तव में उतनी बड़ी शक्ति नहीं है जितनी बड़ी शक्ति हम उसे समझते हैं, अपितु हिम्मत और कभी ना हार मानने की इच्छा शक्ति ही इंसान की सबसे बड़ी योग्यता है। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो पर अवश्य छोड़ें और अगर इस चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।